खेल शुरू हो चुका है। सोनाली की बात सुनकर दबी आवाज में विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जितनी भी मोमबत्तियां हैं वह सब जलाते हैं। ठीक है, जो कहा है उसमें से एक यह बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी एक गलती हमें मौत के मुँह में ले जाने के लिए काफ़ी है। सचिन की बातें सुनकर विवेक ने टॉर्च शुरू की और सोनाली के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चलने लगा। तो सचिन और अतुल दबे पैरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज़ किए दूसरे फ्लोर की मंजिल पर चलने लगे। एक बक्सा अतुल के साथ में था, जो दूसरा बक्सा विवेक के हाथ में है। सभी एकदम सावधानी से काम कर रहे थे। निचले फ्लोर पर सोनाली पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायजा लेती है और दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर एक जगह मोमबत्ती रखने के बाद उसे लाइटर से जला देती थी। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कोने में रोशनी करनी थी और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी होने का अंदेशा था। इसलिए उन्हें कमरे में सिर्फ रोशनी ही नहीं करनी थी, बल्कि उस पूरे कमरे की अच्छे से तफ्तीश कर राहुल को भी ढूंढना था। साथ ही अगर एक भी कोना अंधेरे में घिरा रहता तो वह आत्मा उनमें से हर एक को उसी घने अंधेरे में घसीट कर ले जाएगी। एक एक रूम खोलते हुए वहां पर मोमबत्ती को रखा और जला दिया। विवेक सिर्फ उसके साथ डरा सहमा सा चल रहा था। दोनों चलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज़ भी ना आए। वैसे ही दबे कदमों से सोनाली एक दरवाजे के पास रुकी। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, तभी विवेक ने कुछ आहट महसूस की। उसने हाथ के इशारे से सोनाली को दरवाज़ा खोलने से रोका। सोनाली ने गर्दन से ही इशारा करते हुए उसे पूछा और विवेक ने अपने हाथों से उसे चुप रहते हुए कानों से दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सोनाली ने डरी सहमी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डर के मारे सोनाली के दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें रुक गईं। वो उस आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी, पर उससे तो कोई भी आवाज़, यहाँ कोई ऐसी आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने दोबारा गर्दन हिलाकर विवेक से सवाल किया, पर विवेक ने उसे वैसे ही चुपचाप बिना हिले खड़ा रहने के लिए हाथों से इशारा किया। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर सोनाली समझ चुकी थी कि जरूर कुछ है। विवेक ने अपने ओंठों पर उंगली रखते हुए सोनाली से बिल्कुल आवाज़ न करने का इशारा किया। इधर सचिन और अतुल टॉर्च की रोशनी में एक एक रूम के अंदर जाते हुए पूरी सावधानी के साथ मोमबत्तियां जलाने लगे। वे दोनों भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज़ भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर उसके भीतर का जायजा लेते हुए सचिन ने उस कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। दरवाज़ा खोलते ही कमरे के भीतर से एक अजीब सी गंध उनके नाक के भीतर घुस गई। उस गंध से सचिन खांसने लगा। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह ढक लिया ताकि खांसने की आवाज़ ना आए। सचिन दबे कदमों से दरवाजे के भीतर चला गया। उसके पीछे अतुल भी दबे कदमों से अंदर आया, पर अंदर पैर रखते ही उसे भी वही बदबू महसूस हुई। एक हाथ में टॉर्च ठीक से पकड़ते हुए उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह ढक लिया। सचिन ने कमरे के भीतर मोमबत्ती जलाकर एक जगह पर रख दी। तभी अतुल ने टॉर्च की आवाज़ बाथरूम के दरवाजे पर डाली। अतुल का इशारा समझ के हाँ मैं सर हिलाते हुए सचिन बाथरूम की तरफ चलने लगा। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी। सचिन बाथरूम का दरवाजे के बाहर थोड़ा नज़दीक खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलने से पहले भीतर कुछ आहट महसूस हुई या नहीं, इसका जायजा लेने लगा। पीछे खड़ा अतुल भी अपनी सांसें रोककर सब कुछ ठीक देख रहा था। शांत, बिल्कुल शांत। इतना सन्नाटा था कि हल्की से हल्की आवाज़ भी वह बिल्कुल साफ सुन सकते थे। अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है। यहाँ किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति नहीं अंदर मौजूद नहीं है। सचिन ने एक बार अतुल की ओर देखा। अतुल ने भी उसकी ओर देखकर हुए हाँ मैं गर्दन हिलाई। वो अतुल का इशारा समझ गया। उसने भी गर्दन हिलाई और दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया ही था। तभी एक बेहद डरावनी आवाज़ सचिन ने बिल्कुल साफ साफ सुनी।
बाथरूम के उस दरवाजे पर तेज धार वाली नुकीली चीज से हल्के हल्के खरोंचने की आवाज़, वो धीमी सी आवाज़ सुनकर सचिन ने अतुल की ओर देखकर कानों की तरफ इशारा करते हुए आवाज़ के बारे में इशारे से ही पूछा। अतुल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई, मतलब दोनों को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों बिना आवाज़ किए बिल्कुल शांत अपनी सांसें रोककर एक ही जगह पर खड़े हो रहे और कुछ ही देर में वो आवाज़ आना बंद हो गई। दोबारा से सब कुछ शांत, एकदम शांत हो गया। अतुल की तरफ देखते हुए सचिन दबे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दाएं हाथ से टॉर्च की सफ़ेद रोशनी दरवाजे पर डालते हुए अपना बायां हाथ कुंडी की तरफ बढ़ाया ही था कि अंदर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने कुछ पल के लिए ही सही पर दोनों की सांसें रोक दी। अतुल के दिल की तो धड़कन ही रुक गई। अपने डर पर काबू कर रखते हुए सचिन ने दरवाजे की कुंडी से धीरे से अपना हाथ हटाया। अतुल ने अपने एक हाथ से मोह दबा लिया। सचिन ने अतुल को शांत रहने का इशारा किया। बिना आवाज़ किए ओंठ हिलाते हुए कहा, राहुल हो सकता है। अतुल ने भी अपने डर के ऊपर काबू रखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पॉकेट से एक पूरा कागज़ निकाला। उस कागज़ पर नाम लिखने लगा, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हालत देखने हुए सचिन ने पेन और कागज़ अपने हाथ में लिए। अपने कपड़े से बंधा पेन और वो नाम लिखा कागज़ धीरे से दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर सरकाने लगा। दोनों दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर डरी सहमी नज़रों से दरवाजे के नीचे रखे उस पेन और कागज़ पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। दोनों सांस रोककर सब कुछ देख रहे थे। एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दोनों को अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी नज़रें दरवाजे पर गड़ी हुई थी तभी अंदर से दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दस्तक सुनकर अतुल की रूह तक कांप गई। उसका थर थर कांपना शरीर, डरी सहमी नज़र उसके दिल में छुपे डर जाहिर कर रही थी। सचिन ने इशारे से ही उसे अपने ऊपर काबू रखने के लिए कहा। दरवाजे के नीचे रखे हुए उस पेन से बंधे धागे का एक सिरा सचिन के हाथ में लगा था, जिससे सचिन उस पेन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचने लगा। अतुल ने टॉर्च की रोशनी पेन के ऊपर डाली थी। सचिन अब पेन उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी अतुल ने हाथ में पकड़ी टॉर्च अचानक बंद होने लगी। काला घना अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया और तभी दोनों को एक आहट महसूस हुई। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले सचिन के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसने जैसे तैसे एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया और दोबारा टॉर्च जलने लगी। अतुल ने सचिन के ओर देखा। सचिन दर्द से करा रहा था। उसने अपना हाथ टॉर्च की रोशनी में लिया और वह नज़ारा देखकर अतुल की रूह कांप गई। वह पेन सचिन के हाथ में घुसकर दूसरी तरफ से बाहर निकला था। सचिन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल को मरोड़ कर अपने मुंह में ठूंस लिया। डरी सहमी आंखों से अतुल यह सब सिर्फ देख रहा था। सचिन ने दाएं हाथ से पेन पकड़ा और उसे अपने हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। हाथ से टपकने वाली खून की बूंदें अब नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। सचिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में हाथ में घुसे उस पेन को बाहर निकाल दिया। पेन बाहर निकलते ही उस जैसे लाल गाढ़े खून की धार ही हाथ से निकलने लगी। उसने अपने मुंह से रुमाल निकाला और अतुल के हाथ में देकर जख्म पर बांधने का इशारा किया। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में सचिन के हाथ से निकलने वाला लाल खून बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। जैसे तैसे अतुल ने कांपते हुए सचिन के हाथ को रुमाल से बांधा और फिर एक बार बाथरूम के अंदर से एक बार जोरदार दस्तक हुई। सचिन ने उससे इशारे से ही चुप रहने के लिए कहा। अपने एक हाथ से मुंह दबाते हुए अतुल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। सचिन ने उसे पीछे हटने का इशारा किया और अतुल भी एक एक कदम पीछे की ओर चलने लगा। दोनों बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास खड़े होकर उस बाथरूम के दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। नीचे जमीन पर काफ़ी खून फैला था। दोबारा से उन्हें वही दस्तक सुनाई दी। मतलब साफ था कोई दरवाजे के उस पार है। अतुल ने अपनी दबी आवाज़ में सचिन से पूछा, सचिन यह काफ़ी डरावना है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में डर था, खौफ था, एक अजीब सी दहशत थी। पर उसका हौसला बढ़ाते हुए सचिन ने दबी हुई आवाज़ से कहा, हम सब यहाँ खुशी से हैं,
या मस्ती करने के लिए नहीं आए। हमारा दोस्त राहुल लापता हो चुका है और हमें उसकी तलाश करनी होगी। उसे ढूंढने के बगैर मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जरा सहमा अतुल दरवाजे की ओर देखने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा सचिन ने कहा, मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। हम सब संभाल लेंगे और कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा या डरपोक नहीं कहेगा, क्योंकि डर तो मुझे भी तुमसे ज़्यादा लग रहा है। सचिन की बातें सुनकर अतुल के दिल में बसा डर कम हो गया। अब यहाँ से एक साथ ही बाहर निकलेंगे। अतुल का आत्मविश्वास देखकर सचिन को अच्छा लगा। अब तक बाथरूम के दरवाजे के भीतर से आने वाली दस्तक रुक चुकी थी। सचिन ने टॉर्च आगे करते हुए दरवाजे की ओर चलने लगा। उसके पीछे अतुल भी एक एक कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दोनों ने दोबारा से अंदर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश की, पर अब कोई भी आहट महसूस नहीं हो रही थी। सचिन ने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया ही था कि अतुल ने उसे रोका। अतुल ने अपना हाथ दरवाजे की कुंडी पर रख दिया और धीरे से कुंडी सरकाई। कुंडी सरकाने की वो आवाज़ उस वीरान सन्नाटे में कुछ ज़्यादा ही तेज आ रही थी। दोनों की सांसें थम चुकी थी। अतुल ने धीरे से दरवाज़ा अंदर की ओर खोला और सचिन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बड़ा ही आलीशान बाथरूम था, पर अंदर कोई नहीं था। बस एक जगह आधी जली मोमबत्ती पड़ी थी। दरवाज़ा खुला रखकर एक मोमबत्ती अंदर जलाकर दोनों उस रूम से बाहर निकलने लगे। इधर सोनाली और विवेक दोनों उस कमरे के बाहर अभी भी खड़े होकर अंदर से आने वाली आवाज़ को सुन की कोशिश कर रहे थे। विवेक, मुझे अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सोनाली, मैंने इस दरवाजे पर हुई दस्तक साफ साफ सुनी है, इसलिए इस कमरे को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वापस आकर यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे। सोनाली ने विवेक की बात मानते हुए दरवाजे की कुंडी के पास गया। अपना हाथ पीछे लिया ही था कि अंदर से सचमुच किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनते ही सोनाली एक झटके से 2-3 कदम पीछे हट गई, क्योंकि इतनी तेज आवाज़ हुई कि मानो कोई दरवाज़ा पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही विवेक भी उस दरवाजे से थोड़ा दूर हट गया। दस्तक दोनों ने साफ साफ सुनी थी। वो समझ गए कि इस कमरे को नहीं खोलना है। दोनों उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे की ओर दबे कदमों से चलने लगे। दूसरा कमरा पास में ही था। सोनाली ने अपना मोबाइल पॉकेट पर लगे कैमरे से कनेक्ट किया। वह ठीक से काम कर रहा था। दोनों दबे कदमों से चलते हुए अगले कमरे के पास आ गए। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। टॉर्च की रोशनी विवेक ने दरवाजे पर डाली। विवेक की ओर देखकर हाँ में इशारा करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सोनाली अपनी गर्दन दरवाजे के एकदम करीब ले गई और वैसे ही खड़ी रही, अपनी सांसें रोक कर। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई आहट सुनाई देती क्या, इसका जायजा लेने लगी। कुछ सेकंड वैसे ही सांस रोक के खड़ी रही और विवेक भी शांति से उसकी तरफ देखने लगा, पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी। सोनाली ने विवेक की तरफ देखते हुए गर्दन से ही इशारा किया और विवेक ने भी हाँ में जवाब दिया। सोनाली ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ाया। अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी दरवाजे के ऊपर ही मारते हुए धीरे से कुंडी सरकाने लगी, पर उस लोहे की कुंडी पर जंग चढ़ा होने के कारण कुंडी निकालते समय होने वाली आवाज़ रात के उस सन्नाटे में काफ़ी तेज और साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से डर के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी। पर हिम्मत करके जितनी आस्था से हो सके वो कुंडी निकाल रही थी, पर उस आवाज़ की वजह से विवेक के चेहरे पर बढ़ती टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सोनाली को इशारे से धीरे धीरे काम करने की सलाह दे रहा था। सोनाली ने भी उसकी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और कुछ ही सेकंड में कुंडी निकाल गई। दरवाजे की कुंडी खुल चुकी थी, पर दरवाज़ा अभी भी बंद ही था। डर के कारण विवेक की तेज सांसों की आवाज़ सोनाली को काफ़ी जोर से आ रही थी। सोनाली ने विवेक की ओर देखते हुए इशारे से ही कहा कि अपनी सांसों की आवाज़ को काबू में रखें, पर विवेक ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी नॉर्मल है, और इस बात का भरोसा दिलाने के लिए उसने अपने मुँह और नाक को कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ पर बंद कर दिया। उसकी तरफ देखते हुए सोनाली ने भी अपने मुँह और नाक को कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ से बंद कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को भरोसा दिला रहे थे कि जो आवाज़ आ रही है वे उनकी नहीं है। दोनों ने सामने वाले बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो अब समझ चुके थे कि वह सांसों की आवाज़ उसी बंद
दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही है। अब डर के मारे दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अपनी दहशत भरी निगाहों से सोनाली ने विवेक की तरफ देखा। विवेक ने भी सोनाली को दरवाजे की कुंडी वापस लगाने का इशारा किया। सोनाली उस बंद दरवाजे से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे की कुंडी वो भी बिना आवाज़ किए दोबारा से लगाए। डरी सहमी सोनाली ने दरवाजे की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। अपने कांपते हुए बाएं हाथ से आहिस्ता दरवाजे की कुंडी को छूने ही वाली थी कि तभी वो दरवाज़ा आहिस्ता से अपने आप अंदर की खुलने लगा। सोनाली मोम की पुतली की डरी सहमी सिर्फ उस खुलते हुए दरवाजे पर नजरें गड़ी थी। दरवाज़ा आधा खुल गया कर एक जगह रुक गया। सोनाली ने विवेक की तरफ देखते हुए टॉर्च की रोशनी आधे खुले दरवाजे से अंदर मारने के लिए कहा और अपनी टॉर्च बंद करते हुए पॉकेट से लाइटर और मोमबत्ती निकलने लगी कि तभी अंदर से एक चमगादड़ जैसी चीज़ ने उड़ते हुए विवेक के चेहरे पर छलांग लगाई। विवेक का ध्यान हट गया। 1 सेकंड के भीतर हुए इस हादसे की वजह से विवेक के हाथ से टॉर्च फिसलकर जमीन पर गिर गई। हड़बड़ाहट में जमीन पर पड़ टॉर्च उठाई और रोशनी चारों तरफ घूमते हुए उस पंछी को देखने लगा, पर टॉर्च भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। एकदम से बंद होकर कुछ सेकंड में फिर शुरू हो गई। दोबारा उसने टॉर्च की रोशनी छत की तरफ घुमाई, पर वह चमगादड़ अंधेरे में कहीं गायब हो गई। थोड़ा गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने दोबारा टॉर्च की रोशनी सोनाली की तरफ डाली और दंग रह गया। सोनाली उस दरवाजे के पास नहीं थी और अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा बंद था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डालनी शुरू की, पर उसे सोनाली कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। आप अपने आसपास फैले काले अंधेरे में हर कमरे के ऊपर टॉर्च की रोशनी डालते हुए वो डरी सहमी आंखों से देखे जा रहा था।